मेरी भाभी रोज़ मुझसे 1 किलो मूंग दाल मंगवाती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाती जब भाभी उस दाल को बिना पकाए अपने बेडरूम में ले जाती, और जब बाहर निकलते हैं वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन लड़खड़ाते हुए बाहर निकली तो मेरी जान ही निकल गई। आज शीतल भाभी ने मुझे 1 किलो मूंग की दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही वह दाल लेकर घर पहुंची तो भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का रह गई थी। भाभी को क्या हुआ? अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास गई थी। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वह बोले थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को गुस्सा हुआ तो भैया ने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। भैया ने मुझे पूछा, शीतल कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है? मैं घबरा गई और बोली, भैया भाभी तो कमरे में ही हैं, शायद उनकी आंख लग गई होगी, हो सकता है भाभी आराम कर रही हैं। भाई ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। फिर बोले, शीतल दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो, लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ नहीं दी। मैं भैया का हाथ पकड़कर उनको बाहर बरामदे में लेकर आ गई और बोली, आप यहाँ बैठ जाइए, दरवाज़ा खुलवाती हूँ। अब मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दी और साथ ही साथ कहती रही, भाभी दरवाज़ा खोलो, भैया आराम करने के लिए आए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोली, भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी सो गई हैं। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला। भाभी लड़खड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया एकदम से गुस्से से उठे और भाभी पर चिल्ला कर बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या मैं अपने 2 मासूम बहन तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर जाता हूँ? तुम तो हर रोज़ यही करती होंगी। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 16 साल की उम्र में और डरपोक सी लड़की थी। भैया के गुस्से को देखकर मैं खुद ही डर गई थी, मगर फिर भी मैं बोली, भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा। वह माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज भाभी की तबीयत खराब हो इसलिए वह सो गई हूँ। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझ पर गले से लगा लिया था। वह बोली, शुक्रिया स्नेहा। में कहाँ शुक्रिया को मारो गोली, जल्दी चलो, भाभी किचन में चलकर दाल बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वह बोली, स्नेहा तो मैंने खा लिया है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी किचन में चली गई। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी। भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल को खा लिया है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखा था कि वह कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते ना जाने मेरी कब आंख लग गई और सुबह को घबरा कर मेरी अचानक से आंख खुली और मेरे साथ साथ निशा भी जाग गई थी और हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज भाभी मुझसे बहुत बेचैनी सी दिख रही थी। भैया अभी किचन में आ चुके थे। अब भैया अभी रिलैक्स लग रहे थे, भाभी से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने यह सोचकर सब नज़रअंदाज कर दिया ताकि ऐसा मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ चली गई थी। मैं ऑफिस से आते हुए मुझे भी अपने साथ लेकर जाया करते थे। मैं और निशा एक ही कॉलेज में एक साथ ही पढ़ती थी। निशा का फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मैं सेकेंड ईयर में थी और मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 3 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए
में बस सफ़र करती थी, पर जैसे ही घर पहुंचती तो मुझे अलग लग रहा था, जैसे भाभी मेरा इंतजार में बैठी होंगी। वह मुझे देखकर तुरंत कहने लगी कि स्नेहा जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो मूंग की दाल ला कर दे दो। फिर भाभी अपने कमरे में पैसे लेने के लिए चली गई थी। भाभी के लंगड़ापन ख़त्म हो चुका था। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई थी। शीतल भाभी से पैसे लेकर 1 किलो मूंग दाल लेकर आई थी। आज मैंने भाभी को थैला पड़ते वह कहा, भाभी आज प्लीज़ दाल चावल बना दीजिए। मेरी भाभी के चेहरे पर रंग का एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर उन्होंने सिर हिला दिया और दाल अपने कमरे में लेकर चली गई थी। मुझे एकदम से अजीब सा लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कच्ची दाल अपने कमरे में कौन ले जाता है। फिर मैं यह सब सोचती हुई अपने कमरे में आ गई थी और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से घर आए तो मेरे और निशा के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आज आवाज़ सुनकर भाभी भी अपने कमरे में निकल आ गई थीं और वह लंगड़ा कर चल रही थीं। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर में लंगड़ापन ख़त्म हो गई थी, अब दोबारा वह क्यों लंगड़ा कर ही चल। मुझे भाभी पर शक हुआ था, कहीं भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैं भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वह बड़ी तकलीफ में। मैंने अपने सोच को फ़ौरन बदला और भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पैर में क्या हुआ है। वह चुप हो गई थी। भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी। मैं उनके मदद के लिए किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोच कर बड़ी भूख लगी रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा। भाभी कहने लगी, आज तो मैं घर में आलू की सब्जी बनाई है, दाल तो मैं खा गई, बहुत अच्छी लगी थी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी और मैं हैरान हो गई थी। फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपनी सोच के गम में, लेकिन निशा को देखकर मैं एकदम ही चौंक गई थी, क्योंकि वह अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उससे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तो तूने पढ़ाई से जान बचा ली, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैं निशा की किताब छीन के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया था और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप सिर्फ मुझसे 2 साल ही बड़ी हो, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती रहती हो। मुझे निशा से इस तरह के बर्ताव से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। निशा ने तो कभी मेरे साथ इस तरह से बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई थी। भैया मुझे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, क्योंकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वह भैया के सामने आने के लिए टाल रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि वह लंगड़ा कर ना चले। भैया ने मुझे सच में गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह से पूछने लगे कि बिना कुछ सोचे समझे ही भैया को बता दिया कि निशा ने मेरे साथ बदतमीजी की है। यह बात सुनकर हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने निशा को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सबके साथ क्यों नहीं बैठी हो। भैया के शब्द अभी मुंह में ही थे। निशा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। वह बोली, पिताजी को तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे डर डर के जीने के लिए छोड़ गए। भैया कहते कमरे में मत बैठो, भाभी कहती कि घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई थी। भैया निशा की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर भैया उठे और निशा को गले लगाकर प्यार से कहने लगे और बोले, निशा तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी की समझ से फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। निशा कुछ भी बोलने बिना सिर्फ रोती चली जा रही थी। हम सब परेशान हो गए थे। फिर अचानक से उसने अपने आंसू पोंछने के लिए हम सब से माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई थी। भैया ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, शीतल निशा इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई।
भाभी का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ चुका था। मैं बड़ी डरी हुई लग रही थी। वह बोले, नहीं, हर वक्त कमरे में ही बैठी रहती, इसलिए मैंने 1-2 बार उसे बोला था कि घर में के काम काज में थोड़ी मेरी मदद कर दिया करो। इस तरह से तो तुम बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई होगी। भैया कुछ कहने लगे थे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा जैसे शीतल भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर था। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवीज़ ले आए, किताब और नॉवेल्स भी लेकर आए और लगाकर निशा के हाथ में थमा दी। और भैया कहने लगे, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होंगी। और बोले, शीतल तुम सा टीवी देख लिया करो। यह सुनकर भाभी की मुस्कान में जब कमरे में आई तो निशा मुझे बड़ी जोश में लग रही थी और बोली, हम सारा दिन फिल्में देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाती रहना। मेरा दिल भी ललचा गया। भैया निशा के लिए तो बच्चों वाली फिल्म भी लेकर आए थे। मैं हर रात जाकर पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी जब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वह तेज तेज कदमों से चलती हुई छत पर चली गई थी। ना जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। पढ़ाई बगैर सब भूल कर यह देख रह गई कि तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर ऐसा क्यों चल रहा था। मैं इस सोच में पढ़ती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से मुझे 1 किलो मूंग दाल लाने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े बदलने कमरे में गई तो यह देखकर दंग रह गई कि निशा फर्स्ट ईयर की किताब फिर से पढ़ रही थी। मुझे देखकर वह इस तरह चौंक गई थी कि और झट से वह किताब सहित लेकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ला कर देती हूँ, फिर निशा को बात में देख लूँगी। और दाल लेकर आई तो भाभी ने मुझे थैला ले लिया और कोई भी बात किए बिना वह अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और निशा की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वह मुझसे कहने लगी, तुम भाभी को यह रोज़ रोज़ दाल मत दिया करो। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वह ऐसे क्या कह रही थी। मैं इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ। निशा जल्दी से उठकर वह मेरे पास आई और कान में मुझसे कुछ ऐसी बात बोलते मेरा सर चकराने लगा। मैं निशा की बात झूठ भी नहीं सकती थी क्योंकि वह सारा दिन घर पर ही होती थी। उसे तो भाभी के हर काम के बारे में जानकारी होती थी और मैं निशा की कसम देकर मान कर दिया कि वह फ़िलहाल इस बात को किसी से भी ना कहे। मैं खुद इस बारे में मामले तहकीक करूँगी, फिर से सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करूँगी। पढ़ने बैठ गई तो निशा टेरेस पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं निशा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। यह दोनों ही बड़े अजीब सी हरकतें कर रही थी। अपने सोच में गम की तभी भाभी कमरे से बाहर निकल आई थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने भाभी से कहा, दाल कहाँ गई। तो भाभी बोली कि वह तो मैंने खा ली, अच्छी दाल थी। तो वह सुनकर मैं चुप हो गई और फिर अभी लंगड़ा कर चलती हुई घर के काम कर रही थी। तभी अचानक मुड़कर भाभी बोली, निशा कहाँ है। मैंने उसे बताया कि वह छत पर गई है। यह सुनकर भाभी के चेहरे पर रंग अचानक से उड़ गया था। वह आती हुई छत की तरफ जाने लगी। मैंने अपनी किताब उठा ली। यह दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देंगे। लेकिन मेरा दिल में पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बहुत देर
हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे छत पर चली गई। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए भाभी की आवाज़ आसानी से सुन सकती थी। भाभी निशा को बुरी तरह से डांट रही थी। निशा के रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट सा गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने निशा को गले से लगाया और प्यार से बोली, लूडो नहीं खेलोगे? और अपनी भाभी के साथ निशा ने भी अपने आंसू पोंछ दिए थे और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को हरकतें देख रही थी। निशा का हाथ पकड़कर और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गई। उसके कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? निशा घबरा गई थी और बोली, भाभी मुझे क्यों बोलेगी, बल्कि वह तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। कुछ सोचकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, निशा मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। भाभी का राज जानना चाहती हूँ। उसे उस दिन तुमने जो मुझे बात बताई थी वह सिर्फ तुम्हारा वहम था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझसे असली सबूत लाकर दो। कल जब मैं भाभी को दाल लाकर दूंगी तो तुम उनके कमरे में छुपकर देखना कि वह दाल कैसे खाती हैं और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगते हैं। मेरी बात सुनकर निशा एकदम मुस्कुरा गई। मैं बोली, स्नेहा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते समय अपने दिमाग से सारे प्लान फिट करके आई थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को मेरा इंतज़ार करते हुए पाया। वह बोली, स्नेहा जल्दी से दाल लाकर दे दो, और भाभी दाल लेकर अपने कमरे में चली गई। निशा को भी समझा दिया था कि जैसे ही भाभी को बुला लूँगी तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। निशा को कहकर दी। मैंने भाभी को आवाज़ दी, कहा, भाभी दाल महंगी हो गई, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुराकर बोली, फिर क्या हुआ, मैं लाकर देती हूँ, पैसे इतनी देर में नहीं। निशा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं दाल लेकर आई और भाभी ने खुशी खुशी में दाल मुझसे ले ली और अपने कमरे में लेकर चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर से चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी ने कमरे का दरवाज़ा खोला और लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई। भाभी किचन में चली गई तो निशा भी उनके कमरे से बाहर निकल गई। देखकर तो मैं दंग रह गई की थी। निशा भी आज लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। निशा के हाथ पकड़कर और जल्दी पूछा, निशा बताओ तुम्हें क्या मालूम हुआ? निशा बड़ी परेशान सी लग रही थी। बोली, मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर घर से निकलती है, मोहब्बत कहने किसी और से। वह खिड़की बहुत छोटी है, उसे निकलते वक्त में चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती है। मैं भी उसे खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। मैंने निशा की कसम दी कि वह इस बात को भैया को नहीं बताएगी। वह बोली कि पागल थोड़ी हूँ जो भैया के घर को उजाड़ने की सोचूंगी। मैं निशा को एक किताब दे दी और बोली, तुम इसको पढ़ लेना। मैं उसका दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई। भाभी के बारे में मैं भैया को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊंगी या फिर ना ही बताऊंगी? भाभी हमारे साथ जो बहुत अच्छे से रहती हैं, मगर वह मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बात मैं सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। मैं जाने कितने देर तक सो रही थी। जब भैया के चिल्लाने की आवाज़ आई तब मैं घबराकर उठ बैठी। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि भागते हुए बरामदे में गई तो मैंने देखा भाभी और निशा को। देखकर तो मुझे लगा कि निशा ने भाभी की हरकत भैया को बता दी, तभी तो गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भैया बोले, स्नेहा मैं तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इन सब को नहीं संभाल पाई। भैया का इशारा निशा की तरफ था। मैं जल्दी से अपने आगे बढ़ी और बोली, भैया हुआ क्या है? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम निशा से यह पता करके बताओ कि छत पर कौन था जो इससे मिलने के लिए आया था। मैंने एकदम से डर गई थी। मैंने जोर जोर से सर हिला दिया था। मैं भैया के कहने लगी, भैया हमारी निशा ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, सुनील आप
बिना सबूत। इतना गुस्सा ना करो, बच्ची है, सुधर जाएगी। भैया भाभी को घूर घूर कर देख रहे थे। वह बोले, मैं शादी के पहले दिन तुम्हें बता दिया था कि यह दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहन नहीं हैं, बल्कि मेरी इन्हीं अपनी बेटी जैसे समझता हूँ, और तुम माँ बनकर उनकी परवरिश करना। इस तरह से पालन पोषण किया है तुमने। मेरी निशा का हाथ पकड़कर और उसे अपने कमरे में ले गई थी। निशा से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि आखिर बात हुई क्या है। निशा रोते हुए कहने लगी कि भाभी चाहती हैं कि हम दोनों उनके पति का घर उजाड़ चली जाएं, इसलिए वह यह सब हमारे भाई की नज़रों में गिरना चाहती हैं। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए खड्डा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाएंगे। अगले दिन मैं भैया के साथ कॉलेज जाने लगी तो भैया बड़े खामोश थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने भैया से कहा, भैया आज आप ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर यह उनकी मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वह घर से बाहर ही रहे थे, जब तक मैं इशारा करके ना बुलाऊं तब तक ना आए। मैंने जैसे ही घर गई, भाभी ने 1 किलो मूंग दाल की दाल ऑर्डर दे दी। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने बाहर निकली, भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो। मैंने कहा, बस आप चुप रहें, आज हकीकत सबके सामने आ जाएगी। दाल लेकर घर चली आई तो भाभी ने मेरे हाथ से दाल का थैला ले लिया और कमरे में चली गई। मुझे इसी वक्त का इंतज़ार था। मैंने जल्दी से घर से बाहर आई और भैया को अपने साथ घर लेकर आ गई। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। भैया के पास एक बटन था जिससे जरिए वह उनके कमरे में दरवाज़ा खोल दिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर कमरे में नहीं थी। उनके कमरे की छिपियाँ खिड़की खुली हुई थी। भाभी ने उसे खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भैया की नज़र आ गई। वह तेज तेज कदमों से चलती हुई कहीं जा रही थी। भाई भी उसी खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और निशा बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाए थे। हम तीनों भाभी के पीछे करते हुए दूर सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। एक बाबा का घर था जहां लोग ताबीज बनवाने के लिए आया करते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक से भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। भैया आगे बढ़े, भाभी का हाथ पकड़कर उन्होंने घर ले आए और भैया के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वह भाभी से बोले, शीतल मैंने अपनी आँखों से सब कुछ देख लिया है, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, मुझसे सच सच बता दो। तब भाभी बोली, सुनील, भगवान जानता है कि मैं अपनी इन दोनों बहनों को अपनी बेटियां की तरह ही समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझे अक्सर सुना देते हैं। तब मुझे यकीन हो गया था कि शायद आप मुझ पर प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हो और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इससे बारे में बात की तो वह कहने लगी कि एक साधु बाबा है जिनका मंत्र बहुत शक्तिशाली है और उसे पति मुट्ठी में आ जाते हैं, इसलिए मैं आप सबसे छुपकर उनकी सेवा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा था कि पूरे 30 दिन तक 1 किलो मूंग दाल डालकर मंत्र हो करना था और वही दाल नहर के किनारे फेंक देना। मैं मुझे यह सब करते हुए पूरे 25 दिन हो चुके थे और आपके ऑफिस जाने के बाद इस मंत्र का पाठ करती थी। इसकी वजह से मैं निशा पर ध्यान ना रख सकी। मुझसे चूक हो गई थी। निशा अपने ही इलाके के आवारा लड़के से रवि से मोहब्बत कर बैठी थी और इस दरमियान चिट्ठी और खत का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे निशा पर शक हुआ तो इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे रवि का खत नज़र आया। उसमें निशा की बहुत तारीफ़ की थी। मैंने वह खत निशा को दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसलिए समय रहते सुधर जाओ। मगर निशा तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं ठान चुकी थी कि 30 दिन
तक के बाद वह मंत्र सिद्ध हो जाए और मेरी मन्नत भी। इसके बाद मैं निशा की शक्ति से पेश आऊँगी, मगर यह पूरा होने से पहले ही आप लोग मेरा राज जान चुके हैं। मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं निशा का ख्याल नहीं रख पाई। मैं निशा की तरफ से देखा वह शर्मा के मारे सर झुकाकर खड़ी हुई। भैया ने आगे बढ़कर निशा के सर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा अगर रवि अच्छा लड़का होता तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ खुद करवा देता, मगर वह बहुत बुरा इंसान है। इलाके के ही हर लड़की के ऊपर उसकी नज़र है। निशा रोने लगी और बोली, भैया घर में सुनापा और अकेलापन था, इसलिए वजह से मैं इस गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे रवि में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए थे, उनसे सर सारी बोझ उतर गया था। आप भाभी को कुछ मत कहना, वह हमारी माँ जैसी हैं। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों को गले लगाकर और एक बार फिर हमारे घर में प्यार से खुशनुमा माहौल बन चुका था। आज की स्टोरी कैसी लगी गाइस कमेंट बॉक्स में बताइए।